हेलो एवरीवन, एक्सीलेंट लर्निंग के वीडियोस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, इनसाइट लर्निंग थ्योरी के बारे में। कंप्लीट थ्योरी केवल एक ही वीडियो के अंदर है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम देख लेते हैं कि हम इस सिद्धांत के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस सिद्धांत की एक ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन है और क्या इसके नाम है, अर्थ क्या है, कीवर्ड्स, और अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है और किस पर प्रयोग किया गया था जिसकी वजह से इस सिद्धांत को दिया गया है कोहलर के द्वारा। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के महत्वपूर्ण 5 संप्रत्यय कौन से हैं और सूझ विधि के द्वारा सीखने के क्या सामान्य नियम है, क्या चीजें होनी चाहिए जिससे सूझ विधि के द्वारा सीखा जा सकता है, और उसके बाद अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने के क्या मौलिक तत्व है या उसकी क्या विशेषताएं होती है, और शैक्षिक नियतार्थ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का किस प्रकार से उपयोगिता है, यह आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही सूझ को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उन कारकों के बारे में भी विशेष चर्चा करेंगे। दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैक्स वर्दिमर और प्रयोग किया था कोहलर ने किया था। इनके सहयोगी मनोवैज्ञानिक थे कोफका, और संप्रदाय था गेस्टाल्ट संप्रदाय या गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। और 2 किताबें हैं इस संदर्भ में। पहली लिखी गई थी द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, जिसमें गेस्टाल्ट के बारे में बताया गया है। सेकंड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1959 में कोहलर ने लिखी थी और इसमें अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की व्याख्या की गई है, और ये जो प्रसिद्ध प्रयोग था चिंपैंजी पर उसकी भी व्याख्या की गई है। यह जो सिद्धांत है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत, यह उच्च संज्ञानात्मक नियम पर आधारित सिद्धांत है और अधिगम सिद्धांतों के जो क्षेत्र सिद्धांत है उसके अंतर्गत कोहलर ने यह सिद्धांत दिया था, सूझ का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के कई नाम हैं, जैसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी इसे कहते हैं और सूझ का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। समग्रता का सिद्धांत या समग्र का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत, गेस्टाल्ट वाद के नाम से भी इसे जाना जाता है, कोहलर का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके कई नाम हैं, लेकिन ये एक ही सिद्धांत है। अब ये बार बार शब्द आ रहा है गेस्टाल्ट, इसका क्या तात्पर्य होता है, क्या अर्थ होता है? तो गेस्टाल्ट जो है ये एक जर्मनी का शब्द है जिसका मतलब होता है प्रतिमान, इकाई, आकार, समग्र, संपूर्ण, संगठित। यानी कोई भी विषय वस्तु है, कोई भी समस्या है तो उसे संपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाता है, संपूर्ण रूप से निरीक्षण किया जाता है, यह होता है गेस्टाल्ट। अब इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि इसके क्वेश्चंस को समझने में भी हमारी हेल्प करते हैं, आंसर को भी ढूंढने में हेल्प करते हैं। तो ये कीवर्ड्स क्या है जो इस सिद्धांत से रिलेटेड है? ये हैं जैसे समग्रता, प्रत्यक्षीकरण, अचानक, सूझ के द्वारा, यकायक, संपूर्ण, निरीक्षण। तो ये जो शब्द हैं वो इस सिद्धांत से रिलेटेड हैं। अब हम जान लेते हैं कि यह जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है इसका क्या तात्पर्य है। तो इसके तात्पर्य को समझने से पहले हम वुडवर्थ की इस परिभाषा को समझ लेते हैं। वुडवर्थ महोदय ने कहा था कि अंतर्दृष्टि या सूझबूझ, ये जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी होती है, इसका मतलब होता है कि निरीक्षण स्थिति को पूर्ण इकाई के रूप में समझना या स्थिति के उन भागों को समझना जो हमारी लक्ष्य प्राप्ति के मार्गदर्शन में सहायक होते हैं। यानी कि हमें जिस स्थिति का निरीक्षण करना है या जो स्थिति हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकती है उसके सभी जरूरी भागों का निरीक्षण करना, एक पूर्ण इकाई के रूप में उसको समझना होता है। वुडवर्थ ने इस तरीके से इसकी व्याख्या करी थी। और इस सिद्धांत का अर्थ है कि अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने में अधिगम से संबंधित सामग्री को और विषय वस्तु को खंडों में विभाजित करने की तुलना में पूर्ण रूपेण प्रत्यक्ष कर समग्र रूप से स्वीकार करके सीखने पर बल दिया जाता है। यानी यह सिद्धांत इस बात पे बल देता है कि यदि अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखना है, उच्च संज्ञानात्मक स्तर पर सीखना है, तो जो अधिगम से संबंधित सामग्री है या विषय वस्तु है उसको खंडों में नहीं विभाजित किया जाए, उसे भागों में विभाजित तोड़ करके देने की बजाय
पूरी तरह से सामने, यानी प्रत्यक्ष रूप से, समग्र रूप से बच्चों के सामने या अधिगमकर्ता के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम अनुबंधन से नहीं होता है। यह जो सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यह जो पावलो के सिद्धांत, थॉर्नडाइक, स्किनर के सिद्धांत जो ये कहते हैं कि अधिगम अनुबंधन से होता है, यह इसका विरोध करता है। यह सिद्धांत कहता है कि अधिगम अनुबंधन से नहीं होता है। अधिगम उच्च संज्ञानात्मक स्तरीय प्रक्रिया है, इसीलिए यह व्यक्ति के समझने की क्षमता, योग्यता और उसके निरीक्षण करने पर निर्भर करता है। यानी कि व्यक्ति अपने समझने की क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग योग्यता है और वह किस प्रकार से निरीक्षण कर सकता है, तो इन सब चीजों पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से अधिगम कर सकता है। मैक्स वर्दिमर के अनुसार संपूर्ण बड़ा है और कुछ उसका अंश है और संपूर्ण इन अंशों के योग से बड़ा है। मैक्स वर्दिमर ने यह कहा था कि जो संपूर्ण होता है, संपूर्ण, यह बड़ा होता है और ये जो कुछ होता है, यह इस संपूर्ण का एक भाग है, एक छोटा सा अंश है। और संपूर्ण जो है इनके योग से बड़ा होता है। यह मैक्स वर्दिमर ने कहा था। जब कोई प्राणी संपूर्ण स्थिति को समझ लेता है तो सीखने संबंधी समस्या आसानी से हल हो जाती है। अब प्राणी के सामने कोई समस्या प्रस्तुत की गई है, कोई स्थिति प्रस्तुत की गई है, तो उसे यदि वो संपूर्ण रूप से उसका अवलोकन कर लेता है, उस स्थिति को समझ लेता है, तो जो समस्या है उसका हल करना उसके लिए आसान हो जाता है। तो यह है अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है। और अब हम देख लेते हैं कोहलर का जो एक प्रसिद्ध प्रयोग है, जिस प्रयोग को करने के अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था। यह प्रयोग उन्होंने 6 चिंपांजियों पर किया था और यह जो प्रसिद्ध प्रयोग है जहां पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, यह एक चिंपैंजी जिनका नाम था सुल्तान, और उससे उन्होंने यह सिद्धांत दिया था। अब क्या सिद्धांत है, क्या प्रयोग है, उसे हम समझ लेते हैं। यहां हम देखते हैं एक कमरा है जो कि बंद है और यह चिंपैंजी सुल्तान, यह भूखा है, कई दिनों से भूखा है। इसे कमरे में बंद कर दिया गया और यहाँ ऊपर यह देख पा रहा है कि केले लटक रहे हैं। अब यह चिंपैंजी इन केलों को प्राप्त करने के लिए, यह इसका लक्ष्य है, इसको पहुंचने के लिए वह उछल कूद करता है, इधर उधर घूमता है, लेकिन केलों तक नहीं पहुंच पाता है। अंततः वह थक करके बैठ जाता है। अब स्थिति का संपूर्ण स्थिति उसके सामने है, समस्या उसके सामने है। समस्या का हल यदि वह ढूंढे तो वह भी उसी कमरे में है, तो वह अपनी संज्ञानात्मक क्रियाओं का प्रयोग कर रहा है। कुछ समय बाद अचानक से उसके दिमाग में एक सूझ आती है, एक विचार आता है। अंतर्दृष्टि क्या होती है, कि विचार होता है। यह विचार आता है कि यदि वो बॉक्स को रखे तो केले तक उसकी पहुंच कुछ नजदीक हो सकती है, केले तक वह पहुंच सकता है। अब उसने एक बॉक्स रखा यहाँ पे, लेकिन एक बॉक्स पे खड़े होने के बाद भी वह केले तक नहीं पहुंच सका, लेकिन केले से उसकी दूरी जो थी वह कम हो गई। अब उसने पुनः दूसरा बॉक्स रखा, फिर भी दूरी कम हुई, लेकिन वह केले तक नहीं पहुंचा। अब उसने सभी बॉक्स ऊपर रख दिए और अंततः वह उस केले तक पहुंच गया, अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। तो इस प्रयोग के द्वारा कोहलर ने बताया था कि जब समस्या सामने होती है और यह समग्र रूप से प्रस्तुत की जाती है तो अचानक ही यकायकी एक सूझ उत्पन्न होती है, एक विचार, इनसाइट उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से उस समस्या का समाधान करने में सहायता मिलती है। और उन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत दिया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत होता है, ये मुख्यतः 5 संप्रतियों पर कार्य करता है, जैसे लक्ष्य, गोल या उद्देश्य। जब भी किसी समस्या हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है तो एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य क्या होता है, किसी समस्या का समाधान करना होता है या किसी विषय वस्तु का अधिगम करना होता है, किसी स्थिति को समझना होता है, तो ये लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य के अंतर्दृष्टि भी उत्पन्न नहीं होगी, तो लक्ष्य का होना आवश्यक है। नेक्स्ट आती है बाधा। समस्या, जब समस्या स्थिति हमारे सामने है
परिस्थिति हमारे सामने है, वहां तक पहुंचने के मार्ग में कई बाधाएं उत्पन्न होती है, और जब ये बाधाएं होती है तो एक तनाव उत्पन्न होता है कि किस तरह से लक्ष्य तक पहुंचा जाए, किस तरह से इन बाधाओं को दूर किया जाए। और उसके बाद में संगठन, जब लक्ष्य हमारे सामने है लेकिन कई बाधाएं हैं, बाधाओं के कारण तनाव में आ चुके हैं, तब एक अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है। सूझ अचानक से दिमाग में आने लग जाती है कि उन जो समस्याएं हैं या जो समाधान है, जो संसाधन है, वे एक साथ किस प्रकार से उनके उपयोग किया जाए कि लक्ष्य तक पहुंच सकें। फिर आता है पुनर्संगठन। प्रयास करने के बावजूद भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तो अनुक्रिया को परिवर्तित कर दिया जाता है और वापस से विचार करके, वापस से एक नई सूझ बना करके एक नई अंतर्दृष्टि विकसित होती है, और जिससे पुनर्संगठित होते हैं वे सभी संसाधन या वे सभी तत्व जो उस लक्ष्य तक पहुंचा सके। तो ये 5 संप्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अंदर। अब यह है कि सूझ विधि के द्वारा सीखने के कुछ सामान्य नियम है। अब ये नियम क्या है, कब सूझ विधि उत्पन्न हो सकती है, क्या क्या चीजें होनी जरूरी है तभी सूझ विधि या अंतर्दृष्टि किसी प्राणी के अंदर उत्पन्न होती है, कि इंसाइट उत्पन्न होती है। तो मस्तिष्क के संगठन करने की योग्यता, हमारा जो प्राणी का मन होता है या मस्तिष्क है उसमें एक संगठन करने की योग्यता है, यानी कोई चीज उसके सामने, कोई स्थिति उसके सामने प्रस्तुत कर दी जाए तो वह उसे संगठित करने का प्रयास करता है, ये उसकी एक नैसर्गिक योग्यता होती है। नेक्स्ट आता है संपूर्ण अंशों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो गेस्टाल्टवादियों ने अपने सिद्धांत में कहा ही था कि जो संपूर्ण होता है वह अंशों से बड़ा होता है, और ये जो बड़ा होता है ये इन्हीं अंशों से मिलकर के बना होता है, तो यह उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक वातावरण जरूरी है। हर एक प्राणी के अंदर एक मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है और सभी प्राणियों में ये अलग अलग प्रकार का होता है, और ये जो मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है उसके बाहर के भौतिक वातावरण से बिल्कुल भिन्न होता है। वह किस प्रकार से सोचता है, महसूस करता है, क्या विचार रखता है, तो यह उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण में आता है। सम आकृतिवाद, आइसोमॉर्फिज्म, तो ये जो सम आकृतिवाद होता है इसके अनुसार शरीर है, मन या शरीर या मस्तिष्क जो है उसकी जो कार्य करने की क्षमता है, कार्य प्रणाली है, कार्य करने के तरीके, उसमें कोरिलेशन होना जरूरी है, सहसंबंध होना जरूरी है। मस्तिष्क ने विचार किया, शरीर ने उसके अकॉर्डिंग काम किया, तो यह होता है सम आकृतिवाद, यह भी जरूरी है। व्यवहार का गुणात्मक अध्ययन, गेस्टाल्टवादी जो होते हैं व्यवहार का क्रमबद्ध अध्ययन नहीं करते हैं, किसी भागों में अध्ययन नहीं करते हैं, वे व्यवहार का गुणात्मक अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है उपयुक्त संगठन। जो गेस्टाल्टवादी है वे कहते हैं कि हर एक परिस्थिति है, विषय वस्तु है या समस्या है, उसका एक उपयुक्त संगठन होना चाहिए। उपयुक्त संगठन होने पर ही संपूर्ण स्थिति को सामने रख करके उसका निरीक्षण किया जा सकता है, उस पर विचार किया जा सकता है। संरचना, नेक्स्ट पॉइंट है संरचना। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अधिगम उस समय होता है जब उसके सामने प्रक्रिया, विषय वस्तु या जो स्थिति है उसका एक निश्चित रूप सामने प्रकट होकर के आता है, उसकी निश्चित संरचना सामने प्रकट होकर के आती है। मानव मन की अद्वितीय शक्ति, मानव मन की यह एक अद्वितीय शक्ति है, यह आदत होती है कि वह एक निश्चित दिशा में काम करता है, वह विषय वस्तु को या भागों को जोड़ करके संगठित करके कार्य करने की उसमें एक अद्वितीय शक्ति होती है। फिर है अंतर्दृष्टि से सीखना, वास्तविक सीखना। अंतर्दृष्टि से सीखना होता है वह वास्तविक सीखना होता है, क्योंकि अंतर्दृष्टि के द्वारा, सूझ के द्वारा जब सीख लिया जाता है तो वैसे ही अन्य जो स्थिति होती है, वैसे ही कंडीशन, वैसे ही समस्या उसके सामने आती है, तो वह उस स्थिति में भी उस अधिगम को अप्लाइड करता है, यानी कि वह अधिगम जो है वह उसका सामान्यीकरण हो जाता है। अंतर्दृष्टि का अचानक उद्गम, अंतर्दृष्टि या सूझ होती है उसका उद्गम जो है वह अचानक ही होता है। यह सूझ अचानक ही, यकायक ही उत्पन्न होती है। जब समस्या सामने आती है और हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, कई बाधाएं होती है, हमारे अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो हम आसपास की परिस्थितियों में भागों को संगठित करते हैं और अचानक ही हमारे अंदर सूझ उत्पन्न हो जाती है। तो यह है कि सूझ विधि के द्वारा सीखने के सामान्य नियम। अब आता है अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने के मौलिक तत्व या विशेषताएं। पहला मौलिक तत्व है या जिसे हम विशेषता भी कहते हैं, वह है प्रत्यक्षीकरण। जब किसी प्राणी के सामने समस्यात्मक स्थिति रखी जाती है तो उसका संपूर्ण प्रत्यक्षीकरण
होना बहुत जरूरी है ताकि उस समस्या को वह अच्छी तरीके से समझ सके। समस्यात्मक स्थिति का स्पष्ट होना, जो समस्या प्राणी के सामने प्रस्तुत की जा रही है वह स्पष्ट होना जरूरी है। उसे वह सब चीजें दिखाई देनी चाहिए, उसके सामने होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, तभी वह उसके बारे में सूझ उसके अंदर उत्पन्न हो सकती है। परिवर्तित अनुक्रियाओं के द्वारा प्रयास, प्राणी के द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई अनुक्रियाएं की जानी चाहिए और अनुक्रिया बदल बदल के की जानी चाहिए। प्रथम अनुक्रिया उपयुक्त नहीं होने पर अन्य क्रिया। अंतर्दृष्टि के द्वारा जब सीखते हैं तो कई अनुक्रियाएं की जाती है, तो यदि पहली बार जब अनुक्रिया की है उसके द्वारा लक्ष्य तक हम नहीं पहुंचे हैं, समस्या का समाधान नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ वह जो अनुक्रिया वह उपयुक्त नहीं है। तो इस अनुक्रिया के स्थान पर अनुक्रिया को बदलना चाहिए, अन्य तरीके से प्रयास करना चाहिए। प्रेरणा की ओर बार बार ध्यान केंद्रित करना। अधिगम के लिए एक आधारभूत तत्व होता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन होता है तभी कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होता है, और ये जो अभिप्रेरक है वह जितना स्ट्रांग होगा, जितना सबल होगा, अधिगम भी उतना तीव्रता से और सरल होगा। तो प्रेरणा की ओर ही ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जो हमारी प्रेरणा है उसी पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है वहीं पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अचानक उपयुक्त करना, बार बार जब अनुक्रियाएं कर रहे हैं तो अचानक से इंसाइट के कारण अचानक से एक सही अनुक्रिया हमें मिल जाती है। सही अनुक्रिया को बार बार करना। अब जब सही अनुक्रिया मिल गई है तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए बार बार करनी चाहिए। समस्या के आवश्यक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारे लक्ष्य है, जो हमारी समस्या है, हमें उसके जो महत्वपूर्ण पहलू है वहीं पर ध्यान देना चाहिए। अन्य जो अनावश्यक पहलू है वहां पर हमें अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। समस्यात्मक स्थिति का संपूर्ण मूल्यांकन। जो समस्यात्मक स्थिति हमारे सामने है तो उसका हमें अच्छी तरीके से मूल्यांकन करना चाहिए। हमारी जो मानसिक स्तर है तो उस पर निरंतर मंथन होना चाहिए समस्यात्मक स्थिति के बारे में। नेक्स्ट, समस्यात्मक स्थिति के मूल्यांकन के लिए आवश्यक बौद्धिक क्षमता। जो समस्या हमारे सामने है उसका मूल्यांकन करने के लिए, उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए जितनी बौद्धिक क्षमता हमारे अंदर आवश्यक होती है वह तो होनी ही चाहिए। तो यह तो थी उसकी विशेषताएं। यहाँ पर हम देख सूझ को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं, जैसे प्रत्यक्षीकरण है, बुद्धि, समस्या की पहचान और अनुभव। तो बुद्धि किस प्रकार से अंतर्दृष्टि को प्रभावित कर सकती है? अंतर्दृष्टि का संबंध ही प्राणी की बुद्धि से होता है। अब चिंपांजी की अपेक्षा हालांकि मनुष्य ज्यादा बुद्धिमान होता है तो उसमें अंतर्दृष्टि भी अधिक होती है। उच्च बौद्धिक स्तर वाले जीवों में अंतर्दृष्टि अधिक होती है। जितनी बौद्धिक स्तर अधिक होगा अंतर्दृष्टि भी उतनी अधिक होगी। अनुभव, तो अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक अनुभव भी है। अनुभव से किसी समस्या को सुलझाने में मदद मिलती है। हमने भी देखा है अपने अनुभव से कि अनुभवी व्यक्ति जो होते हैं उनके सामने यदि समस्या प्रस्तुत की जाती है तो वे अपनी अंतर्दृष्टि का लाभ उठाते हैं, यानी पूर्व में जो स्थिति आई थी उसका वर्तमान स्थिति में प्रयोग करते हैं। तो अनुभव का स्थानांतरण एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में होता है, यानी कि यह सकारात्मक स्थानांतरण होता है। अब हम देख लेते हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ क्या है। अंतर्दृष्टि से सीखना, यह इसे क्षेत्र संगठन का नियम है। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ये महत्वपूर्ण देन है उनकी, और इस सिद्धांत का उपयोग पाठ्यक्रम निर्माण में, समय सारणी में, शिक्षण विधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत जो है इसके अनुसार यह संपूर्णता पर बल दिया जाता है, यानी कि व्यर्थ के प्रयत्न नहीं होने चाहिए, प्रयत्न वही होने चाहिए जो हमें लक्ष्य तक पहुंचा सके। अब इसका उपयोग किस प्रकार से होता है इस सिद्धांत का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में, तो समस्या समाधान के लिए अंतर्दृष्टि के द्वारा समस्या का समाधान जो है यकायक सूझ के द्वारा किया जाता है। एक संज्ञानात्मक स्तरीय प्रक्रिया होती है। जब समस्या बच्चों के सामने प्रस्तुत की जाती है तो इस प्रकार से प्रदान की जानी चाहिए कि उसके संपूर्ण भाग उसके समक्ष हों, जिससे कि वह उसका निरीक्षण कर सके। नेक्स्ट है पूर्ण समस्या का समाधान। शिक्षकों को चाहिए कि वह बच्चों के सामने समस्या को इस तरह से प्रस्तुत करे कि समस्या का ज्ञान संपूर्ण रूप से विद्यार्थियों को हो जाए। यदि संपूर्ण रूप से समस्या का ज्ञान होगा तभी उनके अंदर
अंतर्दृष्टि उत्पन्न होगी और वह उसको हल करने संबंधी अनुक्रियाएं करेंगे। नेक्स्ट आता है गत्यात्मकता। एक सफल शिक्षण के लिए जरूरी है कि शिक्षण के अंदर गत्यात्मकता हो और जो पाठ्यक्रम उन्हें पढ़ाया जा रहा है उनकी सभी विषयों के साथ या एक ही विषय के अंदर अलग अलग चैप्टर्स के मध्य एक कोरिलेशन होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए। तो शिक्षक को उन सभी का कोरिलेशन समझाते हुए अध्यापन करवाना चाहिए। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा जो होती है, अभिप्रेरणा बहुत जरूरी होती है क्योंकि अभिप्रेरणा की वजह से ही एक अंदर तनाव उत्पन्न होता है प्राणी के अंदर। उस तनाव को दूर करने के लिए वह एक सक्रिय प्रयास करता है। कोई भी विद्यार्थी है, कोई भी प्राणी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तभी सफल हो पाते हैं जब उनके भीतर अभिप्रेरणा हो। अभी ये जो चिंपांजी का प्रयोग था उसके अंदर अभिप्रेरणा थी, भूख की थी, उसे भोजन प्राप्त करना था। यदि चिंपांजी भूखा नहीं होता, उसने भोजन कर रखा होता तो उसके अंदर अभिप्रेरणा उत्पन्न नहीं होती और ना वह प्रयास करता, ना उसके अंदर अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती। तो अभिप्रेरणा का होना बहुत जरूरी है। शिक्षण में स्थानांतरण। शिक्षा के अंदर जो विषय होते हैं उनको समझने में, उनका संगठन करने में और जो समस्याएं हैं उसमें पूर्व अनुभवों का उपयोग किया जाता है, पूर्व ज्ञान का उपयोग किया जाता है, जिससे कि जो नई विषय वस्तु है उसका संगठन किया जा सके, पुनर्गठन किया जा सके। तो यह शिक्षण में सकारात्मक स्थानांतरण होता है। इससे सीखने में आसानी होती है। नेक्स्ट, तर्क शक्ति, बौद्धिक क्षमता, कल्पना शक्ति का उचित उपयोग। तो इस सिद्धांत से इन सभी चीजों का उपयोग किया जा सकता है। कठिन विषयों का अधिगम। कुछ विषय कठिन होते हैं जैसे गणित है, विज्ञान है, तो उनके लिए यह सिद्धांत बहुत उपयोगी होता है क्योंकि इसके अंदर सूझबूझ, विचार और चिंतन की आवश्यकता होती है। तो उन विषयों में अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखना काफी उपयोगी होता है। फिर एक कम यांत्रिक अधिगम। यांत्रिक अधिगम हमने पढ़ा था पावलो में, थार्नडाइक में, स्किनर में, लेकिन अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में कम यांत्रिक अधिगम होता है। यह यांत्रिक नहीं होता है। इसके अंदर आदतों का निर्माण हो जाता है और बुद्धिमत्तापूर्ण समस्याओं को हल करने पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट, समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। इस सिद्धांत के द्वारा अधिगम करवाने से समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है, एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। विद्यार्थियों को यदि अधिगम करवाना है तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे आलोचनात्मक अध्ययन करें। उद्देश्यपूर्ण उपागम। जो भी अध्ययन किया जा रहा है, जो भी बच्चों के द्वारा पढ़ा जा रहा है या अधिगम किया जाना है, उसका एक उद्देश्य होना जरूरी होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं। प्रत्येक प्राणी में, चाहे वह पशु हो चाहे वह मनुष्य हो, उनमें एक इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। तो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार उनके सामने समस्या को प्रस्तुत किया जाना चाहिए या विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाना चाहिए या शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है सामान्यीकरण। एक शिक्षक को चाहिए कि वह इस तरीके से पढ़ाए, विषय वस्तु को इस प्रकार से प्रस्तुत करे जिससे कि उन्हें याद करने में आसानी हो और अन्य भविष्य में भी यदि उन्हें आवश्यक हो तो उन चीजों का वह प्रत्यास्मरण कर सके। आकांक्षा का स्तर। शिक्षक जो होता है नवीन ज्ञान को, नवीन विषय वस्तु को अधिगमकर्ता के सामने, बालकों के सामने इस प्रकार से प्रस्तुत करे कि वह उनमें एक भावना उत्पन्न कर दे कि उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, उन्हें सफल होना है, उन्हें उच्च स्तरीय प्रदर्शन करने हैं। तो इससे उनकी आकांक्षा स्तर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आता है संगठन के नियम और उच्च मानसिक क्षमताएं। गेस्टाल्टवादी जो है प्रत्यक्षीकरण करने में और सभी भागों का संगठन करने के नियम पर जोर देते हैं। इनके अनुसार ये जो समीपता का नियम, समानता, विरोध, परिपूर्णता का नियम इसके अंदर महत्वपूर्ण होता है। और उच्च मानसिक योग्यताएं होती है। जब विद्यार्थी अधिगम करता है या कोई भी प्राणी समस्या का समाधान करता है, उस वक्त वह अपनी उच्च मानसिक क्षमताओं का प्रयोग कर रहा होता है। कल्पना का प्रयोग करता है, सोच विचार करता है, समझ का प्रयोग करता है, तर्क का करता है, चिंतन, सृजनात्मकता, इन सभी तत्वों, बौद्धिक तत्वों का प्रयोग करता है। उच्च मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करके समस्या का समाधान करता है। तो ये थी लर्निंग थ्योरी, कोहलर की इनसाइट लर्निंग थ्योरी।
और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।